हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का राधे जी एस इनसाइड में। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग खान ग्लोबल स्टडी के जो एडीओ के लिए प्रैक्टिस सेट है उस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को हम लोग इसमें देखेंगे। और पिछले वीडियो में सेट नंबर 1 को हम कंप्लीट कर चुके थे, इसमें सेट नंबर 2 को देखेंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और देखिए, ये कहने के लिए बस एडीओ के लिए प्रैक्टिस सेट है, लेकिन बिहार में अभी भी जितने हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं जैसे कि बीएसओ का है और एएसओ का भी होने वाला ही है, साथ में सीजीएल 4 है। बिहार जो सीजीएल 4 है उसका होने वाला है। ये जीएस के प्रश्न कहीं बदल, आप सभी लोग पता है इतिहास के जो प्रश्न है कहीं बदलते तो है नहीं। तो खैर, उस जो कहने के लिए बस एडीओ के प्रैक्टिस सेट है, लेकिन सभी आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज़्यादा देरी ना करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा इसको हम लोग जूम करते हैं। और देखिए, अंत में वीडियो मतलब आप अगर जो इसमें जो सुझाव देना हो तो चाहें तो आप लोग कमेंट में उसको सुझाव भी दे सकते हैं कि आखिर मतलब कहीं एक्सप्लेन करने में कुछ गलती हो गई या कभी कुछ बताने में गलत हो गया हो तो इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 1 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। धातु निष्कर्षण, विद्युत बल्ब, कुचालक या उपयुक्त में से एक सदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत बल्ब में। देखिए, टंगस्टन का प्रयोग मुख्य रूप से विद्युत बल्बों में होता है। और इसका कारण ये है कि ये इसकी जो गलनांक होता है ये उच्च गलनांक रखता है और वाष्प दाब इसका कम कम होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यही होगा, विद्युत बल्ब। और इसका विद्युत बल्ब कभी कभी इसका गलनांक भी पूछ लेता है। तो देखिए, इसका गलनांक जो होता है ना 3500 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, तो खैर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 2 का रहा है, इसको थोड़ा इधर कर, हाँ। प्रश्न संख्या 2 है ये कि भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। ढाका, रिसड़ा, हुगली, उपयुक्त में से एक सदी। तो आप सभी लोग पता होगा 1855 में ये जो ढाका था ये भी तरह से भारत का हिस्सा था। तो खैर, लेकिन इसमें पूछा कि प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। तो देखिए, 1855 में देश में पहली प्रथम जूट जो है कोलकाता के पास से एक जगह है जिसे रिसड़ा, कहीं कहीं कभी बोलने में रिसड़ा भी होता है और कोई कोई उसे रिसरा भी बोलता है। ठीक है, रिसरा। तो रिसरा में स्थापित किया गया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। मतलब प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था, तो कोलकाता में रिसरा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। तो देखिए, कह रहा है कि यह हुगली में, मुंबई में, चेन्नई में या उपयुक्त में से एक सदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो पहली सीमेंट फैक्ट्री थी 1904 में स्थापित किया गया था। और ये किया गया था कहाँ पे, तो देखिए, ये भारत में जो पहली सीमेंट फैक्ट्री 1904 में मद्रास में स्थापित किया गया था, जो कि मद्रास अब क्या वर्तमान नाम में देखा जाए तो चेन्नई हो गया है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्थात सबसे पहले जो सीमेंट उद्योग का संयंत्र लगा था चेन्नई में लगा था। अगला प्रश्न है कि भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है। धान का खेत, गेहूं का खेत, गन्ने की खेत या फलों की बगीचे। तो देखिए, मीथेन क्या है ना, सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ से होता है। जो इतने भी ऑप्शन दिए हैं इन ऑप्शनों में देखा जाए तो धान की खेती में सर्वाधिक मीथेन की मात्रा, मतलब मीथेन गैस निकलती है। और अब और जो वहां से मीथेन गैस निकल रहा है तो ये भी कहा जा सकता है कि धान के जो खेत होते हैं ये ग्रीन हाउस गैसों के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, धान के खेत। मीथेन की रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। ठीक है, सॉरी, CH4। अर्थात अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है। तो संपूर्ण मानव जाति का 16%। देखिए, ये जो आंकड़ा दिया ना ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और अभी भी जब तक 2027 में जनगणना फाइनल नहीं हो जाती है तब तक जो भी प्रश्न जितने भी मतलब एग्जाम होंगे उसमें 2011 के जनगणना के अनुसार ही प्रश्न सारे रहेंगे। तो इसमें पूछा है कि संपूर्ण मानव जाति का 16% पहला में दिया है, बी में दिया संपूर्ण मानव जाति का 17%, या संपूर्ण मानव जाति का 18, या संपूर्ण मानव जाति का 28। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संपूर्ण मानव जाति का 17%।
2011 में भारत की आबादी को देखा जाए तो कुल कितनी आबादी थी 2011 में? तो 121 करोड़, 121 करोड़ थी। और क्षेत्रफल तो इसमें दिया ही है, क्षेत्रफल तो पूछा नहीं है, लेकिन कुल पूछा है जनसंख्या थी ये 17.5 था, जो कि लगभग 17 ही माना जाएगा। खैर, अगला ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। देखिए, प्रश्न संख्या 6 का निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, नीलगिरी जो है, और नीलगिरी है, सुंदरवन है और मन्नार की खाड़ी, तीनों ही बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। अब जब तीनों ही मान्यता प्राप्त हैं तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जिसमें दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 7 है कि राज्यों द्वारा उसके भौगोलिक क्षेत्र के वनाच्छादित भाग के प्रतिशत के युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? मिजोरम तो 74.53%। पूछा कौन सा सही सुमेलित है? तो कर अरुणाचल प्रदेश 89.33% दिया है, मेघालय 79.33% और डी क्या रहा है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, भारत के जो वनाच्छादित क्षेत्र हैं, मिजोरम का देखा जाए तो मिजोरम का कुल हिस्सा है, कितना हिस्सा है? तो मतलब मिजोरम का कुल कितना हिस्सा वनाच्छादित है? ये है लगभग 84.53%। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है? गलत है। तो लेकिन पूछा कौन युग्म सही, मतलब कौन सा युग्म सुमेलित है, मतलब सही है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। बी क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में क्या दिया है? 89.33%। तो अरुणाचल प्रदेश में जो वनों का कुल हिस्सा है 89 नहीं है, बल्कि 79 है, 79.33% है। अर्थात ये भी हमारा क्या है? गलत है, तो ये भी आंसर में नहीं होगा। मेघालय दिया है 79.33%। देखिए, मेघालय का जो कुल हिस्सा है, वनाच्छादित जो हिस्सा है, ये 79 नहीं है, बल्कि है कितना? ये 76% है। 76% कहा जाए तो, सीधे सीधे बोला जाए तो 76%। तो ये भी क्या है? गलत है। ठीक, तो देखिए, तीनों ऑप्शन क्या है? गलत हैं। तो डी में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। ये कह रहा है कि कथन अ। देखिए, अरावली के पश्चिम में राजस्थान के भाग पूर्वी भागों की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करते हैं। कह रहे हैं कि अरावली के पश्चिम में राजस्थान के भाग पूर्वी भागों की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करते हैं। कारण क्या कह रहा है? कि अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा के क्या है? समानांतर है। तो इसमें अ और ब दे रहा है कि देखिए, इस टाइप के प्रश्न ना बीपीएससी में तो थोड़ा कम पूछते हैं, लेकिन यूपीपीसीएस हो गया या यूपीएससी हो गया, तो इस टाइप के प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं। और होता ये बिल्कुल आसान है, बस ये समझने का है। बहुत से लोगों को लगता है क्या अ ब स दे दिया है, तो इसको हम लोग देखते हैं, बहुत आसान है, हम बताते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि दोनों अ और ब सत्य है और ब अ का कारण है। बी में कह रहा है दोनों, जिसमें अ और ब सत्य है और ब जो है, अर्थात जो देखिए ये अ है और यहाँ पे जो कारण जो है इसका क्या है? कारण इसका ब है। मतलब कथन और कारण यहाँ पे दिया होता और ब नहीं दिया होता, दिया होता कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है बी में। ठीक, ए में कहता कथन और कारण दोनों सही है, कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। इस टाइप का भी प्रश्न इससे पूछते हैं। असत्य है लेकिन ब असत्य है, तो इसमें और इस दूसरा शब्द देता, कहता कि कथन सही है, कारण क्या है? असत्य है। और डी में कहता क्या? कथन गलत है, कारण क्या है? सही है। लेकिन इसमें दिया असत्य है, बात वही है, दोनों एक ही है। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को पढ़ने के लिए ना क्या करते हैं कि पहला कारण कथन पढ़ते हैं। ठीक है, और कहते हैं जैसे कथन इसमें हम पढ़ रहे हैं कि अरावली के पश्चिम में राजस्थान के भाग पूर्वी भागों की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करते हैं। तो कथन तो क्या है? स्टेटमेंट क्या है? हमारा सही है। ठीक है, अर्थात अ क्या है? हमारा सही है। अब देखेंगे कि कारण सही है कि नहीं है। कह रहे कि अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा के क्या है? समानांतर है। तो देखिए, जो इस पर मैप बना रहा हूँ मैं, हालांकि ये अच्छा नहीं है, सॉरी, हाँ, लेकिन क्या है ना कि देखिए, जो दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे बार मानसून जाता ही है। ठीक है, तो लेकिन जो ये पश्चिम क्षेत्र में बारिश यहाँ पे कम होती है। कारण इसका क्या है? तो कारण ये दे रहा है कि अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा के क्या है? समानांतर है। कारण भी क्या है? सही है।
कथन और कारण तो ये तो पढ़ के समझ में आ जाएगा कि सही है कि नहीं है, गलत है, और ये तो आपको आप अपने जानकारी के ऊपर है। लेकिन आप देखेंगे कथन जो है मतलब कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है कि नहीं है, मतलब इसमें दिया ना ब अ का कारण है कि नहीं। तो पहले क्या पढ़ेंगे, अरावली के पश्चिम में इसमें पश्चिम राजस्थान के अरावली के पश्चिम में राजस्थान के भाग पूर्वी भागों की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करती है। कथन पढ़ लिए और साथ में आगे क्या करते हैं, क्योंकि लगाते हैं। क्या करेंगे, क्योंकि। क्योंकि लगाने के बाद से तुरंत कारण पढ़ेंगे, क्योंकि अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर है। अब क्योंकि लगाने के बाद से देखेंगे कि सही कारण मतलब कारण जो है पिछला कथन का मतलब सही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। तो क्या है, तो व्याख्या कर रहा है। तो अब जब व्याख्या दोनों कर रहा है तो क्या करेंगे कि अ और ब दोनों सत्य है और ब जो है अ का कारण है। इसलिए ऑप्शन नंबर देखिए ये बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हुआ, सही है। अगला है कि प्रश्न संख्या 9 देखते हैं क्या है। ये भी स्टेटमेंट है। कह रहा है कि अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी हैं जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर हैं। देखिए पहला कथन आप लोगों को सही है, सबको पता होगा कि जो हिमालयी नदियां हैं वो क्या है, बारहमासी नदियां। और बारहमासी नदियां कहने का मतलब ये है कि वो सतत वाहिनी है। सतत वाहिनी मतलब कि उनमें गर्मियों में भी या बरसात जाड़ा हमेशा पानी से कुछ न कुछ भरे रहते हैं। हालांकि गर्मियों में कम हो जाता है लेकिन कुछ न कुछ भरा रहता है। ठीक है। दूसरा क्या है, हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी है। हिमालयी नदी का ढाल जो है, हिमालयी नदी का ढाल प्रायद्वीपीय ढाल के क्या है, प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी है। ये भी क्या है, सही है। ठीक है। और दोनों क्या, दोनों हाँ पहला भी सही है, दूसरा भी क्या है, सही है। तीसरा कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। देखिए दूसरा तीसरा कथन क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी आप देखेंगे कि बाढ़ और मतलब कटान वटान होता है एक तरह से हिमालयी नदियों के माध्यम से ही होता है ज्यादातर। क्या ना कि हिमालय नदियों की तुलना में देखा जाए तो प्रायद्वीपीय नदियाँ अपने रास्ते में कम क्षरण का कारण बनती हैं। कारण ये है कि इनकी जो चट्टानें हैं पुरानी हैं, कठोर चट्टानें हैं। मतलब ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ बहती हैं पुरानी चट्टानों से और कठोर चट्टानों से होकर बहती हैं। और यहीं पे देखा जाए तो हिमालय जो नदियाँ हैं ये युवावस्था में हैं और ये नरम चट्टानों से होकर बहती हैं। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट सही गलत है। तो केवल एक और दो सही है। तो एक और दो देखिए ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगत्से कियांग द्वारा या हवांग हो द्वारा। तो आप सभी लोगों को पता है जो विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा होता है ये गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा डेल्टा है और इसे सुंदरवन डेल्टा या बंगाल डेल्टा भी कहा जाता है। इसको और एक और नाम से जानते हैं, इसको क्या, तो सुंदरवन, इसको सुंदरवन डेल्टा या बंगाल बंगाल डेल्टा भी कहते हैं इसको। ठीक है, दो नामों से और इसको जानते हैं। और इसका कुछ भाग भारत में भी है तो कुछ भाग इसका देखा जाए तो बांग्लादेश में भी है। तो ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर मतलब 10 का प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि पर्वत की चोटियों के समूह को ऊंचाई के घटते क्रम में, मतलब ऊंचाई के घटते क्रम में नीचे दी गई निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, दो तो सही ये दिया है। देखिए धौलागिरी कंचनजंगा, तो सी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये गलत होने के कारण सभी लोग पता हो सबसे ज्यादा किसकी चोटी है, तो माउंट एवरेस्ट की है। ए और बी, डी में तो कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक तो होगा नहीं। तो ए और बी में देखते हैं तो देखिए सबसे ज्यादा क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद उसके बाद क्या आता है, कंचनजंगा। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए ई दिया है, माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा अर्थात दूसरे पर ही मिल जा रहा है, तीसरा में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची, माउंट एवरेस्ट की देखा जाए तो सबसे ऊंची जो चोटी है ना, ये कितना है माउंट एवरेस्ट का, यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं माउंट एवरेस्ट। ये देखिए ये माउंट एवरेस्ट है तो ये है 8,848 मीटर है, 8,848.6 मीटर है ये। ठीक है। और यहीं पे इसका देखा जाए
कंचनजंगा का, तो कंचनजंगा का कितना है, तो कंचनजंगा के 8,598 मीटर, 8,598 मीटर है। ठीक, तो और धौलावीरा के भी देख लें, तो धौलावीरा के इसमें है 8,172 मीटर है, 8,172 मीटर है। तो खैर इसका जो ऑप्शन होगा सही होगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, कह रहे कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। ये पूरी तरह से मैप से है, तो आप लोग मैप का नक्शा देखेंगे तो उसमें क्या है ना कि भारत के साथ कौन कौन सी सीमा, सॉरी म्यांमार के साथ भारत के कौन कौन से सीमाएं लगते हैं ये साफ साफ दिख जाएगा। तो देखिए उसमें लगता है कौन, कुल कुल राज्यों की बात करें ना, तो म्यांमार के साथ 4 राज्य की सीमा लगती है। भारत के 4 राज्य की सीमा कहाँ से लगती है, म्यांमार से। तो इसमें पहला कौन है, देखिए म्यांमार की जो भारत के 4 राज्यों से जो सीमा लगती है उसमें क्या है, एक अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा क्या है, नागालैंड है, और तीसरा क्या है, मणिपुर और मिजोरम। अर्थात ऑप्शन नंबर ए में ही तीनों तीनों दे दिया है। और असम, चूंकि इसमें असम जो दे दिया ना ऑप्शन नंबर बी में, इसके वजह से ये म्यांमार से नहीं लगता है, मतलब ये इसकी वजह से ये आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। अगला है प्रश्न संख्या 13, ये कह रहा है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कर रहा है प्रश्न संख्या 13 का कि वित्त आयोग एक सांविधिक क्या है, वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। तो देखिए वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय नहीं बल्कि संवैधानिक निकाय है। क्या है, संवैधानिक। ये संवैधानिक निकाय है और ये किस आर्टिकल में है, तो देखिए ये जो आर्टिकल है 280, कौन सा है, 280 आर्टिकल में है। ठीक है, और खैर इसका जो दूसरा कथन, अच्छा नीचे ऑप्शन दिया भी है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के स्थापित किया जाता है। दूसरा कथन तो हमारा क्या है, सही है। सी कह रहा है तीसरा कथन कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी होते हैं। ये भी क्या है, सही है। ये भी क्या है, सही है। और इसकी जो भी सिफारिशें होती है सलाहकारी होते हैं, ये राज्य पे, सरकार पे बाध्यकारी नहीं होते हैं। चौथा कथन है पहला वित्त आयोग 1950 में गठित किया गया था, मतलब पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। ये क्या है, गलत है ये भी। तो देखिए दूसरा सही है, तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा तो सही है, इनकी जो सिफारिशी होते हैं केवल मतलब सलाहकारी होते हैं, बाध्यकारी नहीं होते हैं। चौथा ये भी गलत है, पहला वित्त आयोग 1950 में नहीं बल्कि 1951 में गठित किया गया था, 1951 में गठित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 देखते हैं किस ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2 और 3, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। आवश्यक योग्यता पूछा है कि कौन नहीं है, तो भारत का नागरिक हो, तो ये तो होना अनिवार्य है भाई, वो भारत का नागरिक हो। वो 35 वर्ष की आयु का अधिक आयु का हो, तो ये भी क्या है, अनिवार्य है कि ये जो राष्ट्रपति बनेगा वो 35 वर्ष की आयु की मिनिमम हो, और उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों। लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, तो ये भी क्या है, सही हो जाएगा। और ये कारण ये है कि ना जो राष्ट्रपति होता है ये संसद का ही सदस्य होता है, क्योंकि जो संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से ही मिलकर बनती है। तो इस ऊपर के तीनों कथन क्या है, सही है। अब देखें चौथा तो ऑटोमेटिक गलती तो होगा ही, लेकिन फिर भी देखते हैं कहता क्या है कि वो संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य ही हो। तो चौथा कथन क्या है, गलत है। तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि गलत इसमें ही पूछा है। अगला है प्रश्न संख्या 15, निम्न में से भारत के धर्मनिरपेक्ष की कौन सी मौलिक विशेषता है। यह प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता है, यह क्या है, यह प्रगतिशील, और यह गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता है, यह प्रवृत्त धर्मनिरपेक्षता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना इसमें ज्यादातर मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक ही होते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के एक गुण थोड़े ना होते, कई गुण होते हैं, और जो गुण कभी कभी पूछता है कि कौन से गुण नहीं है, तो खैर इसमें पूछा है कि कौन कौन सी मौलिक विशेषताएं हैं धर्मनिरपेक्षता की। ठीक है, फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल किसमें दिया है, मतलब धर्म, सभी धर्मों का
मतलब अपने सुचारू रूप से आचरण करना। तो ये किस आर्टिकल में है? तो ये 25 में है ये। तो इसमें ABCD क्या है? तीनों सही है। प्रश्न संख्या 15 में देखिए, भारत में धर्मनिरपेक्षता की ये विशेषता है, यह प्रगतिशील और गत्यात्मक दोनों है। तो अर्थात और ये यहाँ पे प्रगतिशील और गत्यात्मक का मतलब क्या हुआ? देखिए, प्रगतिशील और गत्यात्मक का मतलब ये हुआ ना कि भारत का धर्मनिरपेक्ष किसी विचार या एक समय या किसी रीति या नियम से सीमित नहीं है, किसी नियमों से कायदे से बंधा नहीं है। इसमें समय के अनुसार मतलब परिवर्तन किया जा सकता है। और आज भारत में और भारतीय संविधान में आप जान ही रहेंगे कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था। हालांकि दो शब्द गया था, लेकिन केवल इस पे ज्यादातर लोग चर्चा करते हैं। दो शब्द वो जो था, समाजवाद था और अखंडता था। खैर, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 16। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। तो प्रश्न संख्या कौन सा है? 16। इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इसमें 16 का पहला ही कथन क्या है? सत्य है। एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा कथन है, भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है। तो ये क्या है? कथन है, गलत है। और भारतीय संघवाद से दृढ़ एकात्मकता आधार के साथ क्षैतिज नहीं है। ये भी क्या है? गलत है। और में एक से अधिक तो होगा नहीं, क्योंकि अभी एक बचा है। तो ये जब दोनों गलती है, अब तीन ही ऑप्शन है, तो एक से अधिक तो होगा नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में सत्य है? पहला क्या रहा है? यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है वह जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमेशा लोकल स्थानीय निर्माता के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन स्थापित करती हैं। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों अपने साथ प्रौद्योगिकी तकनीकी ला सकते हैं और उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अरे, भारतीय योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी रेखा के लिए एक सही है? भारतीय प्रश्न क्या है कि भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी रेखा के लिए सही है? नगरीय क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 42%, ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 26% और नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32 रुपया प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 32 रुपया प्रतिदिन। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 का हम लोग ऑप्शन पढ़ चुके थे, वीडियो रुक गया था। तो खैर, इसका जो सही आंसर होगा ना 18 का, 18 क्या होगा सही? दूसरा में दिया है ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 26 रुपया और नगरीय क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 32 रुपया। अच्छा, दूसरा और तीसरा क्या है? सही है। दूसरा और तीसरा देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 19। ये कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के आउटपुट स्तर में वृद्धि किसके द्वारा? ये कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के आउटपुट स्तर में वृद्धि किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो अर्थव्यवस्था में रोजगार के अधिक अवसर द्वारा, बेहतर प्रौद्योगिकी की नियोजित करके, या ए और बी दोनों द्वारा। सी में इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों द्वारा। आउटपुट, अर्थव्यवस्था के आउटपुट स्तर अर्थात यूँ कहा जाए कि कुल उत्पादन में वृद्धि कई कारकों पे निर्भर करता है। इसमें ये दो कारण भी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। नेक्स्ट है हिस्ट्री का पेपर है, यहाँ से प्रश्न है हिस्ट्री के। तो ये कह रहा है कि लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? कर्जन वायली, बीडी सावरकर, ऊधम सिंह, मदन लाल ढींगरा या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। देखिए, कर्नल वायली भारत के एक ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे और इनकी हत्या ब्रिटेन में दक्षिण कैंसिंगटन मतलब वहाँ पे एक इंपीरियल इंस्टीट्यूट में
मतलब वहाँ पे एक इंपीरियल इंस्टीट्यूट था, वहीं पे सेमिनार के दौरान मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को, एक प्रश्न पूछता है कब भाई, तो 1 जुलाई 1909 को, मतलब वो 1 जुलाई 1909 को कर्जन वायली की मर्डर कर दिया। और आगे देखा जाए तो खैर इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं कि लाला हरदयाल बाबा, ये क्या कह रहा है प्रश्न, ये कह रहा है कि लाला हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, टूडी लाइट बाबा सोहन सिंह भकना और गुरदत्त सिंह जुड़े थे किससे, तो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, नवजात भारत सभा, गदर आंदोलन या अकाली आंदोलन से। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, प्रश्न संख्या कौन सा है 20, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का, ऑप्शन नंबर सी गदर आंदोलन। अच्छा ऊपर हम लोग जो प्रश्न देखे थे, नहीं नहीं ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है सही है। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड माउंटबेटन, प्रश्न संख्या 22, करेक्ट, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था, किस लिए, तो आने का इसका मुख्य जो कारण था, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग पहले। ऑप्शन कह रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में किसी क्षेत्र के छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना, या और यदि संभव हो तो भारत को संगठित रखना, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करना, या कांग्रेस को विभाजन के लिए मनवाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या कौन सा है 22, प्रश्न संख्या 22 सही होगा कि लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का संगठित रखने और विभाजन से बचाने के लिए विशिष्ट निर्देश दिए गए थे, और इनका इन्हीं पे जिम्मेदारी थी विशेष मतलब शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है गलत है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी गलत नहीं, ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। देखिए ऐसे जो सन वाले प्रश्न होते हैं इन सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखा जाता है, खासतौर पे जितने भी प्रश्न वाले मतलब क्रोनोलॉजी वाले प्रश्न होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से ही होते हैं, और कहीं कहीं मतलब इन्वायरमेंट करने हर विषय तो होता है लेकिन सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से होता है, क्योंकि डेट में उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहता है। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना, तो ये भी क्या है गलत है, ए और बी गलत है, सॉरी ए और सी गलत है। अच्छा तीन नहीं नहीं, ये गलत है, बी गलत है, और ये बी है, ठीक है, ये ए है, ये बी तो है दिया है, अर्थात ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी और डी। देखिए सी और डी के बारे में देखा जाए तो सी और डी कुछ होगा, मुझे भी कम कंफर्म पता नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, बाद में देख लेंगे। आगे कह रहे हैं कांग्रेस को विधानसभा के लिए मनाना, ऑप्शन डी ये भी क्या है गलत है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और यदि संभव हो तो भारत को संगठित रखना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है सही है। अगला कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष की गई थी, मई 1932, एक सौ जून 1931 या अप्रैल 1929 या अगस्त 1932। इसका जो सही आंसर होगा प्रश्न संख्या कौन सा है 23, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा अगस्त 1932, क्या होगा अगस्त अगस्त 1932 में रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत पहली बार पृथक निर्वाचन का समूह किया गया था, और इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 तो हो ही गया था, 1932 आंसर आया, और इसका देखते हैं इसके बारे में थोड़ा कि इसके लिए ये है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, 1 मिनट रुकते हैं इसको। एक बार पूरा वीडियो रुक गया था, मुझे पता नहीं था कहाँ तक हो गया है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है प्रश्न संख्या 20 था, हम लोग यहाँ से देखते हैं, थोड़ा जल्दी देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? जहाँ तक मुझे लग रहा है ये हो गया था, तो ये मदन लाल ढींगरा ने कहा था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न संख्या 21 कह रहा है लाला हरदयाल, अच्छा ये भी हो ही गया था जहाँ तक मुझे लग रहा है, कि बाबा हरनाम सिंह, टूडी लाइट और बाबा सोहन सिंह बकना और गुरदीप सिंह जुड़े थे किससे? ये देखिए ये तीनों लोग गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। ये कह रहा है कि प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था, तो भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र के छोटे विरोधी राज्य के विभाजन करने के लिए, या यदि संभव हो तो भारत को संगठित रखना, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना। तो आप सभी लोग बताओ कि ये कारण तो नहीं था। नेक्स्ट डी कह रहा है कि कांग्रेस के विभाजन के लिए मनाना। प्रश्न संख्या कौन सा है, 22। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। यदि संभव हो तो भारत की संगठित रखना था, ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी मई 1932 में, या अप्रैल 1929, या जून 1931, या अगस्त 1932। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त 1932, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 24 कि इनमें से कौन सा रॉलेट अधिनियम 1919 के बारे में सत्य है? पहला कथन क्या कह रहा है, देखिए पहला कथन कह रहा है कि यह किसानों को अपनी पसंद की फसलों को विकसित करने के लिए अधिकृत करता था। को पूछा है कौन सा सत्य है, तो देखिए ये तो ऑप्शन ए नहीं है, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि किसानों से कोई संबंध नहीं था। बी है कि इसमें सरकार को कानून की अदालत में मुकदमों के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार और कैद करने के लिए अधिकृत किया। ये क्या है, दूसरा बी ई ऑप्शन क्या है, सही है। खैर आप लोग आगे तीसरा सी भी देख लेते हैं। यह सरकार को संविधान में सुधार करने के लिए अधिकृत करता था, तो ये भी क्या है, गलत है। और ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली, ये भी क्या है, गलत है। अतः ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक है, रॉलेट अधिनियम 1919 अंग्रेजों की एक दमनकारी नीति थी, और जो ये कहती थी कि सरकार को बिना अदालती प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने का यह अधिकार देती थी। और इस अधिनियम मतलब यही कारण था कि विशेष कारण मतलब इस अधिनियम का विरोध किया गया। खैर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न संख्या 25 ये कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? महिलाएं, कृषक, मुसलमान और बुद्धिजीवी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 है, प्रश्न संख्या 25। देखिए 1905 के स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं और बुद्धिजीवियों की भागीदारी क्या थी, ज्यादा थी। महिलाएं और बुद्धिजीवी, अर्थात 1 और 4 तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए 1 और 4 जिस ऑप्शन में रहेगा वो तो नहीं होगा, 1 है इसमें तो ये भी गलत है, बी में है तो ये भी क्या है, कैंसिल हो जाएगा, डी में भी 1 है तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। बचा 2 और 3, 2 और 3 मतलब कृषक और मुसलमान। तो देखिए किसान जो कृषक है और मुसलमान, इससे क्या थे, 1905 के स्वदेशी आंदोलन से क्या थे, अप्रभावित थे। और इसमें किसानों की भागीदारी बहुत सीमित थी, और मुसलमानों की भी भागीदारी इसमें क्या थी, बहुत कम थी। इसलिए 2 और 3 अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या सही है। प्रश्न संख्या 26 का रहा है भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? तो रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 के मध्य, या लाल किले पर 15 अगस्त 1930 को, या 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में, या रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1929 के मध्य रात्रि में। रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1929 के मध्य रात्रि में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है। देखिए ए और डी में कंफ्यूज ना होइएगा, 31 दिसंबर दिया और 26 दिसंबर, ठीक है, सॉरी 26 जनवरी। तो लेकिन इसका जो सही आंसर है 31 जनवरी दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा को फहराया गया था। और इसी अधिनियम में ये मतलब 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था, ठीक है।
न कि 26 जनवरी को मनाया गया था, मतलब पहली बार फहराया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला है प्रश्न संख्या 27। ये कह रहे हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 के क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था। देखिए बिहार का कोई भी एग्जाम हो, जीएस और जो प्रश्न पूछ रहा है तो कुंवर सिंह से एक प्रश्न जरूर होता है। तो बिहार के किस जिले से थे, पटना, गया, जगदीशपुर या सासाराम। इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। बिहार के जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह 1857 ईस्वी की क्रांतिकारी, मतलब इनका मुख्य हिस्सा था, मतलब ये भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिए थे। और इनका एक कथन भी बहुत फेमस होता है ना, ये कहते हैं कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है। जगदीशपुर से थे भी, और इनका कथन भी था कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। यह कह रहा है कि 1902 में, प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। वे कौन थे, बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये तो नहीं है, क्योंकि बाल गंगाधर सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं थे, ये भी क्या है, गलत है। सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि सैयद हुसैन बिलग्रामी तो थे लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। डी में क्या दिया है, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, ये क्या है, सही है। देखिए भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1902 में एक पूछता है कि किसकी अध्यक्षता में, मतलब ये विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, तो टॉमस रैले, किसकी, तो टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। इसमें भारतीय सदस्य देखें तो हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसी आयोग के सुझाव पे ना एक प्रश्न ये भी पूछता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब किया गया था। तो देखिए भारतीय विश्वविद्यालय, इसको हम लोग लिख देते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम था, ये अधिनियम हम पूरा नहीं लिखते हैं, ये 1904 में मतलब 1904 में पारित किया गया था। 1904 कब, ये 1904 में। खैर अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला क्या करेगा, औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की थी। औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की थी। राजस्व प्रणाली मतलब जो कर टैक्स वसूलने का जो मतलब दायरा था, या टैक्स वसूलने का जो प्रक्रिया थी, कौन थी। अस्थाई बंदोबस्त, तो ये तो था ही। रैयतयाड़ी बंदोबस्त, ये भी था। सी है महलवारी बंदोबस्त, ये भी था। और डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये भी था। मतलब सॉरी ये तो नहीं था, मतलब तीनों था, तो उपयुक्त में से एक से अधिक तो होगा ही। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। ये कह रहा है कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी। अमेरिगो, वास्को डिगामा, मार्को पोलो या कोलंबस। तो देखिए पूर्वी द्वीप समूह की खोज पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने की थी, और ये कब आया था भारत में पूर्वी द्वीप पे, तो ये 1498। कब, तो 1498 में आया था। और मतलब समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला, ये कहा जाता है ये पहला यूरोपीय था समुद्री मार्ग से। और इसने ही देखा जाए तो यूरोप के लिए भारत का समुद्री मार्ग भी खोजा था। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। 31 है कि सर 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध सभी लोगों को पता होगा कि कब हुआ था, तो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, ये तो होगा नहीं। पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये भी नहीं था कि ये अकबर जो हेमू था, अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था 1556 में, तो ये भी नहीं था। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 1527 में लड़ा गया था। कब, शायद हाँ 1527 में ये लड़ा गया था बाबर ने बाबर के साथ। तालिकोटा का युद्ध जो बचा है, यही कब लड़ा गया था, तब 1565 में। 1565 में तालिकोटा का युद्ध हुआ था, और यह विजयनगर के जो शासक थे सदाशिव राय। और एक प्रश्न पूछता है कि तो तालिकोटा का युद्ध हुआ था किनके किनके बीच में हुआ था, तो ये विजयनगर और विजयनगर के शासक सदाशिव राय, और साथ में उनकी जो एक संयुक्त सेना थी, जिसमें बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और अहमदनगर की एक संयुक्त सेना थी। मतलब एक तरफ से तो विजयनगर था, ठीक है,
और दूसरे तरफ 5 राज्य की और सेनाएं थी, जिसमें गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर और अहमदनगर की सेनाएं थी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकबरनामा, जिसे आईने अकबरी लिखा गया, किसने आईने अकबरी मतलब किसके द्वारा लिखा गया? तो फिरदौसी के द्वारा, बीरबल के द्वारा, या इनायत खां के द्वारा, या अबुल फजल के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए अकबर के दरबारी लेखक थे कौन? अबुल फजल। और अबुल फजल ने ही आईने अकबरी ग्रंथ लिखा था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 33, तुर्कान ए चहलगामी को किसने समाप्त किया था? एक प्रश्न पूछता है कि तुर्कान ए चहलगामी को किसने निर्मित किया था, एक इसमें पूछा समाप्त किसने किया था। तो देखिए तुर्कान ए चहलगामी को जो समाप्त करने वाला था कौन था? बलबन। देखिए बलबन ने 40 संगठन, जिसको तुर्कान ए चहलगामी भी कहा जाता था, वो समाप्त किया था। और ये क्या था? तो ये था कि यह अमीरों का एक शक्तिशाली साम्राज्य चलाने, मतलब वह एक तुर्की अमीरों का एक समूह होता था, 40 सरदारों का एक समूह था। और इसका जो पहली बार निर्माण किया था ना, इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था। इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था। और समाप्त किसने किया? बलबन ने। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि तैमूर के आक्रमण का भारत में किस वंश की राज्य को स्थापित किया गया? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, या खिलजी वंश। तो इसका सही आंसर होगा सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश की स्थापना की गई थी। और एक प्रश्न पूछता है कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ये 1398 में। कब? तो 1398 में भारत पे आक्रमण किया था। और उसके बाद से मतलब इसके बाद से कुछ दिनों तक इसके कुछ ही दिनों के बाद से सैयद वंश की स्थापना हुई, जो कि सैयद वंश कब से कब था? तो देखिए ये 1414 से लेके कब तक था? तो 1421 तक ही था, ज़्यादा दिन तक तो था नहीं है। ठीक है, नहीं इसका नहीं 14 मतलब इसकी जो सैयद वंश की स्थापना की गई थी 1414 ईस्वी में ही स्थापना की गई थी। खैर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी इतिहास से ही संबंधित है। ये कह रहा है कि कालक्रम की दृष्टि से, ये कह रहा है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? राजधानी दिल्ली से देवनागरी, कुतुब मीनार का निर्माण, तराइन का युद्ध, या अलाउद्दीन का पद्मनी प्रकरण। देखिए इसमें जो सबसे पहले होगा ना, तराइन का युद्ध होगा। आप सभी लोगों, लेकिन हालांकि इसमें दिया नहीं है तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय। तराइन का 3 युद्ध हुए थे। बहुत से लोगों को 2 ही पता होता है, लेकिन एक तीसरा युद्ध भी हुआ था, तो चूंकि उसका जिक्र बहुत कम होता है। लेकिन खैर तराइन का इसमें प्रथम युद्ध देखा जाए इन सभी में, तो ये कब हुआ था? ऊपर से हम लोग देख लेते हैं कौन सा, मतलब कौन सा कार्य किस वर्ष हुआ था, तो उसके बाद हम लोग क्रोनोलॉजी इसको देख लेंगे। तो इसमें दिया है राजधानी दिल्ली से देवगिरी। तो ये हुआ था 1327 ईस्वी में। कब? 1327 ईस्वी में की गई थी। और ये मोहम्मद बिन तुगलक कह रहे हैं। खैर अगला आप देखते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण, ये है 1327। कुतुब मीनार के निर्माण सभी लोग पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और इसका निर्माण हुआ था कब? तो 1193 में। 1193 में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए तराइन का युद्ध कब हुआ था? तराइन का जो युद्ध है ये 1191 में हुआ था। कब? 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध देखा जाए तो 1191 जो मोहम्मद गोरी के और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें एक मोहम्मद गोरी हारा था। यहीं उसके बाद से जस्ट 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। खैर अगला है अलाउद्दीन का पद्मनी प्रकरण। तो ये कब हुआ था? तो ये 1303 में हुआ था। 1303। अब देखिए सबसे पहले कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है, सी है। सबसे पहले सी है ना, तो सी हो जाएगा। उसके बाद क्या है? सी के बाद से बी। सी के बाद से क्या है? बी है, तो बी हो जाएगा। अब देखिए सी और बी केवल ऑप्शन नंबर डी में ही है, तो बाकी और कोई देखने की जरूरत नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। ए बी सी भी कैंसिल होगा, बी भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 36, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए, मध्यकालीन भारत में चोल साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो ज्यादा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। बौद्ध धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए, या वैष्णव धर्म के लिए, या तंत्र ज्ञान के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय ज्यादा फेमस किसके लिए था? तो बौद्ध धर्म के लिए फेमस था। और गुप्त वंश के शासक, इसको निर्मित किसने कराया था? तो गुप्त वंश के शासक जो थे कुमार गुप्त ने। कौन थे? कुमार गुप्त। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ये कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 का है कि मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? भोग, राजकर, भाग, या सीता? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मौर्य काल में जो शासकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था। क्या होता था? सीता कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। और ये भूमि सीधे सम्राट के नियंत्रण में होती थी, और इससे जो प्राप्त होने वाला जो राजस्व होता था, ये सीधे के सीधे किसके खजाने में जाता था? तो ये राजा के खजाने में जाता था। मतलब एक तरह से, मतलब सीधे सीधे राजा के अधीन था ये खजाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। अगला है कि अशोक के स्तंभों पर लिखी गई लिपि क्या है? ब्राह्मी, सामरी, पाली, या संस्कृत? तो अशोक के जो शिलालेखों पे जो लिपि लिखा गया है, ये ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरामी लिपियों का इस्तेमाल किया गया है इसमें। मतलब कई लिपियों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ज्यादातर प्रयोग किया गया है कि इसका ब्राह्मिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी सी नहीं, ए, ज्यादातर प्रयोग ब्राह्मी का किया गया है। नहीं, हाँ, पाली का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, पाली का नहीं, ब्राह्मी का प्रयोग किया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा, फूलन प्रसाद वर्मा, या अनुग्रह नारायण सिन्हा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 1942 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से, एक प्रश्न पूछता है किस जेल से भाई? तो हजारीबाग जेल से, हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत होकर भाग लिया था। और यहाँ से भाग के, मतलब यहाँ से चले गए थे नेपाल में, और वहीं पे उन्होंने आज़ाद दस्ता अर्थात स्वतंत्रता ब्रिगेड, किसका? तो ये आज़ाद दस्ता का गठन भी नेपाल में किया था इन्होंने। ठीक है, किसका? तो आज़ाद दस्ता का गठन किया था। तो ऑप्शन ई क्या है? सही है। 41 के प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी क्या थी? तो देखिए, प्राचीन राज्य अवंती जो थी, 16 महाजनपद थे, सभी लोग पता होगा। और इन 16 महाजनपदों में से एक अवंती साम्राज्य की राजधानी, मतलब इसकी दो राजधानी थे, एक तो उज्जैन था, ठीक है, और एक था महिष्मती। क्या था? उज्जैन और महिष्मती। तो इसमें उज्जैन ही केवल दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और उज्जैन को क्या है ना कि देखिए, अवंती को दो भागों में बांटा गया है। एक तो उत्तरी अवंती, सॉरी उत्तरी भाग, एक दक्षिणी भाग। तो उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती था। और उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी ना, ये उज्जैनी था। क्या था? उज्जैनी, जिसे उज्जैन भी बोला जाता है। क्या था? उसे उसे उज्जैनी कहा जाता है। और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी, ये महिष्मती थी। क्या था? ये महिष्मती, ये महिष्मती था। आप लोग समझ लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, महिष्मती था। ये बाहुबली वाला महिष्मती नहीं था, ये मतलब वास्तव में एक जगह का स्थान था, महिष्मती वो है। तो उज्जैन, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। ये कह रहा है प्राचीन राज्य, नहीं, हाँ, इसमें कह रहा है ये त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध दर्शन से, हिंदू धर्म, जैन धर्म, या ईसाई धर्म? तो देखिए, धर्म के मूलतः तीन रत्न माने गए हैं, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र कहते हैं। और इसमें सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? सच्ची श्रद्धा, जो इसमें दिया है, सच्ची आस्था ही जिसको बोलते हैं, सच्ची श्रद्धा भी। और सम्यक ज्ञान का अर्थ है सच्चा ज्ञान, इसमें दिया है एक तरह से हुआ सटीक ज्ञान। और सच्चा ज्ञान और सम्यक चरित्र का अर्थ हुआ सच्चा चरित्र, जिसको ये क्या है, कहाँ दिया है, हाँ, सटीक क्रिया। और ये क्या ना कि तीनों के तीनों ये बौद्ध धर्म, सॉरी जैन धर्म से जुड़े हुए थे। किससे? तीनों के तीनों किससे? तो जैन धर्म से जुड़े हुए थे।
और जैन धर्म इसे त्रिरत्न कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 43 कर रहे हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपनी पहला धर्म चक्र परिवर्तन अर्थात उपदेश किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए भगवान गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला धर्म उपदेश था ये एक वाराणसी के पास स्थान है, क्या, सारनाथ। सारनाथ अर्थात ऑप्शन नंबर बी, यहीं पे अपना पहला उपदेश दिया था और इसी को धर्म धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि किस भाषा में दिया था ज़्यादातर अपनी ये, मतलब किस भाषा में लोग सम बात वार्तालाप करते थे? तो ये पाली भाषा में ज़्यादातर ये लोगों से वार्तालाप करते थे। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ना, ये कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे? कुशीनगर में हुई थी, जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ज्ञान प्राप्ति, देखिए ज्ञान प्राप्ति जो है ये बोध गया में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे? ज्ञान प्राप्ति जो है ये बोध गया में हुआ था। तो खैर इसमें जो पूछा केवल उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, कह रहा है कि ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों, ये प्रश्न है कि ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों अर्थात ऋतुज का वर्णन मिलता है? 4, 5, 6 या 7? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के। देखिए वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा का स्थान नहीं था। एक मिनट, हाँ हाँ कहाँ है भाई, हाँ इस काल में, एक मिनट, हाँ इसका जो मतलब पुरोहितों का जो वर्णन होता है ना, 4 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन माना जाता है। और इसमें 4 प्रकार के कौन थे, कौन? एक तो एक इसकी एक को क्या कहा जाता है, होरुत, जिसे हुरुत भी बोलते हैं, हुरुतु भी कह सकते हैं। यज्ञ का पाठ करने वाला ये व्यक्ति होता था। एक दूसरा होता था अधर्व्यू, दूसरा क्या होता था, ये अधर्व्यू होता था, ठीक है। और जो यज्ञ का संचालन करने वाला होता था, तीसरा होता था उद्धाता, ये होता था उद्धाता जो हवन करने वाला होता था। और दूसरा होता है ब्रह्म, क्या है, ब्रह्म। अर्थात 4 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी स्थल हुलास भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात? तो देखिए सिंधु घाटी स्थल जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में है। कहाँ पे? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में, जो कि कहीं इसमें दिया नहीं ऑप्शन में, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही हो जाएगा। 46 कह रहा है कि पूरा पसाड़ युग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। देखिए पूरा पसाड़ युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो आग का आविष्कार, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, आग का आविष्कार, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है 47, प्रश्न संख्या 47 कि पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? चालन, सी कार्बन 14 या ऊर्ध्वपातन या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए रेडियो एक्टिव कार्बन मतलब रेडियो कार्बन डेटिंग जिसे कहते हैं, इसी को हम लोग कार्बन डेटिंग कहते हैं, जिसे C14 डेटिंग भी कहा जाता है। और इसी के माध्यम से जो पुरातन अवशेष होते हैं इनके आयु के निर्धारण किया जाता है, मतलब पता लगाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। 48 प्रश्न का रहा है खनिज उत्पादन में बिहार भारत के संपूर्ण खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो देखिए इसका जो आप लोग इसको अपने स्तर पर देख लीजिएगा। हालांकि इसमें जो सही आंसर जो इसका दिया था ना 40%, लेकिन ये 40% जो था, जब झारखंड भी बिहार के साथ हिस्सा लगता था उस समय लगभग 40% माना जाता था कि कुल खनिज उत्पादन में लगभग बिहार का राज्य 40% हिस्सा है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसमें ज़्यादा सही हो सकता है, लेकिन आप लोग इसको अपने स्तर पर एक बार देख लीजिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 49, कह रहे कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी लोग को पता होगा कि कांवर झील जो है ना, इसमें जो दिया क्या, नवादा में, शिवहर में, गोपालगंज में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कांवर झील जो है
ये कांवर झील जो देखिए बिहार की सबसे बड़ी जो होती है गोखुर झील, कांवर झील, गोखुर झील एक होती है, कांवर झील ही है। और कांवर झील को एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील भी माना जाता है। और ये है किस जिले में? ये बेगूसराय में है। कहाँ पे? ये है बेगूसराय में। ठीक है, तो अर्थात ऑप्शन बेगूसराय किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है प्रश्न संख्या 50 की दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। कैमूर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए कैमूर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि दुर्गावती जलप्रपात किस नदी पे है? तो एक दुर्गावती नदी है, इसी पे है। नाम का भी नाम, नदी का भी नाम दुर्गावती नदी है, जलप्रपात का भी नाम क्या है? दुर्गावती नदी। और यह है कहाँ पे? कैमूर जिले में है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला है प्रश्न संख्या 51। देखिए प्रश्न संख्या 51 कह रहा है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर, बिहार नेपाल सीमा के समानांतर, या रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर, या राजमहल पहाड़ियों के पश्चिमी सीमा के समानांतर। देखिए आप बिहार का जब भी नक्शा देखेंगे तो जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये जो नेपाल से सटा हुआ जिला स्थान है, इसी को क्या कहते हैं? तराई प्रदेश। अर्थात ऑप्शन नंबर बी में दिया है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। ये जो हिस्सा है ऊपर वाला हिस्सा, ये तराई वाला क्षेत्र आता है। ठीक है, क्योंकि हिमालय के पास में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला है बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित हैं? रोहतास, औरंगाबाद। मैप जब भी देखेंगे तो रोहतास को तो उधर नहीं पाएंगे, रोहतास को इधर पाएंगे। लगभग ये मिलेगा आपका दक्षिण पश्चिम की तरफ से। अर्थात ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैप में आप जब भी देखेंगे तो रोहतास उधर नहीं है। भागलपुर, मधेपुरा खगड़िया, तो ये भी नहीं है। सी में दे रहा है कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। तो देखिए ये तीनों जिला क्या है? ये पश्चिम बंगाल से लगे हुए हैं। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ये तीनों सीमा बिहार बंगाल से लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है कि सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? पटना में, भागलपुर में, दरभंगा या पूर्णिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के दरभंगा नगर में, कहाँ पे? दरभंगा नगर में। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। अगला है प्रश्न संख्या 54 कि बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? कृषि विज्ञान बैंक, कृषि यंत्र बैंक, कृषि विकास बैंक या कृषि उत्थान बैंक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका जो सही आंसर होगा कृषि यंत्र बैंक। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही है। कृषि यंत्र बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। प्रश्न संख्या 55 है विद्युत विभव मापा जाता है किसमें? अमीटर में, बैरोमीटर में, अल्टीमीटर में या वोल्ट मीटर में? तो विद्युत विभव जो मापा जाता है ये वोल्ट मीटर में मापा जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और वोल्ट मीटर करता क्या है? तो ये विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच की विभव में अंतर को मापता है एक तरह से। अगला है कि प्रश्न संख्या 56 कह रहा है कि द्रव्यमान M1 के प्रक्षेप्य और द्रव्यमान M2 के लक्ष्य के साथ प्रकीर्णन में प्रयोगशाला तंत्र TL और द्रव्यमान केंद्र तंत्र T में कुल गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो देखिए कुल गतिज ऊर्जा का जो अनुपात होगा ना, ये M1 प्लस M2 संबंध है। M1 प्लस M2 संबंध है, M1 होगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी में ही दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 57। ये कह रहा है कि केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? कह रहा है केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, या वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ान, या अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी लोग पता है कि जो भी कोई वृत्तीय मार्ग में कोई पिंड जो है चक्कर लगा रहा हो, तो वो उस पे दो बल कार्य करते हैं, एक केंद्राभिमुखी और एक मतलब केंद्र के बाहर और एक केंद्र के अंदर। तो जिसे कहते हैं केंद्र के अंदर को जो लगता है उसे केंद्राभिमुखी कहते हैं। तो केंद्राभिमुखी जो बल होता है
मतलब उस बल को कहते हैं जो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए केंद्र की ओर खींचता है। और इस बल के बिना क्या है ना, क्योंकि वस्तु अपने वृत्तीय पथ से बाहर निकल जाता है और जैसे एक तरह से सीधी रेखा में चला जाता है। तो वस्तु के वृत्ताकार मार्ग पर पथ पर गतिमान रखने के लिए केंद्राभिमुखी बल आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला है प्रश्न संख्या 58 कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक क्या होता है, घट जाता है। तो देखिए, शुद्ध जल में नमक के घोलने से जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, और जल का हिमांक क्या होता है, घट जाता है। तो आप स्टेटमेंट पहला क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है जब जल में मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। देखिए, जब जल में मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, अर्थात दोनों कथन क्या है इसमें सही है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या पूछा है भाई। तो देखिए, ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, उपयुक्त में से क्या है, उपयुक्त में से डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से दोनों कथन क्या है, सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही हो जाएगा। 59 कह रहा है कि यदि एक प्रिज्म को न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में व्यवस्थित किया जाए तो आपतन कोण लेस देन उद्भव कोण, आपतन कोण इज ग्रेटर देन उद्भव कोण, या आपतन कोण या इक्वल उद्भव कोण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में प्रिज्म में पड़ने वाली जो प्रकाश होती हैं, आपतन कोण और उद्भव कोण समान होता है, इसलिए यहाँ पे आपतन देखा जाए तो आपतन कोण और उद्भव कोण क्या होगा, समान होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होता है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60 कि निम्न में से कौन सा गैर ओमिक क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है, नाइक्रोम, टार्च बल्ब, तांबा, या उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या कितना है, 16 है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए, तांबा एक गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है, और इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न पूछा है कौन सा गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। और ये कारण क्या है, ये क्या है कि ये ओम के नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला है कि एक पदार्थ X का उपयोग एक सफेदीकरण में किया जाता है और इससे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो X की पहचान कीजिए। देखिए, पदार्थ X जो क्या है ना, ये इसमें ऑप्शन क्या दिया है, CaOCl2 या CaOH2 या CaO, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, जो CaO है जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोला जाता है। इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए, पदार्थ X जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है, और इसे अनबुझा चूना भी कहते हैं। किसे किसे एक प्रश्न और पूछता है कि अनबुझा चूना कौन होता है, यही होता है ये अनबुझा चूना भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62। ये कह रहा है क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो निश्चित ज्यामितीय आकार, तीव्र गलनांक, प्रकृति में आइसोट्रोपिक, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न पूछा क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो इसमें जो पहला दिया है निश्चित ज्यामितीय आकार, तो ये क्या है, सही है। तीव्र गलनांक, तो ये भी क्या है, सही है। प्रकृति में आइसोट्रोपिक, तो देखिए ये प्रकृति में आइसोट्रोपिक नहीं होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। पूछा कौन सा कथन गलत है, तो इसलिए गलत कथन क्या है, सी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रश्न संख्या 63। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है। यह कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो मिल ही गया होगा इसका। तो साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, और या सोडियम क्लोराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बेंजोएट। देखिए, सोडियम बेंजोएट एक सामान्य खाद्य परीक्षक है, और ये बेंजोइक एसिड या सोडियम का लवण होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके उत्पन्न किया जाता है क्या, मैग्नेसाइट, पायरोलोसाइट, जिप्सम, या बॉक्साइट। तो देखिए,
प्रश्न संख्या क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब गर्म किया जाता है तो जिप्सम की प्राप्ति होती है। क्या होती है? जिप्सम। जिप्सम अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 65। प्रश्न संख्या 65 कह रहा है कि फ्यूज का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? टीन और लेड का, कॉपर और जिंक का, एल्युमिनियम और कॉपर का, टीन और ब्रास का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्यूज का जो तार होता है मुख्य रूप से टीन और लेड का बना होता है। किसका? टीन और लेड का। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और कारण इसका क्या होता है? तो इसका कारण ये होता है कि गलनांक कम होता है और प्रतिरोधकता जो इसकी होती है, इसका गलनांक जो है कम ही होता है और प्रतिरोधकता क्या होती है? अधिक होती है। प्रतिरोधकता अधिक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया? प्रश्न संख्या कौन सा है? प्रश्न संख्या 66 66। तो देखिए पहले तो समझेंगे ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती क्या है भाई। तो देखिए ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है ना जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो पहला कह रहा है पानी का वाष्पीकरण। तो पानी का वाष्पीकरण क्या होता है भाई? पूछा है कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? तो पानी का वाष्पीकरण। और अगला क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 का तनुकरण या बीजा बिना बूझे छूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, या कपूर या क्रिस्टल का ऊर्ध्वापातन। देखिए इसमें जो दिया है ये सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात जो H2SO4 है, और मतलब H2SO4 का तनुकरण और बिना बूझे चूने के साथ पानी की प्रक्रिया क्या है? तीसरे में दिया जो दिया है बिना बूझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, मतलब ये दोनों क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। कारण क्या है कि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और वाष्पीकरण और ऊर्ध्वापातन ऊष्माग्राही जो ऊपर दिया उस वाष्पीकरण और ये जो ऊर्ध्वापातन है ये ऊष्माग्राही प्रक्रिया होती है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। और 2 और 3 देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ये बी में दिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? लोहे का जंग लगना, जल का वाष्प में परिवर्तन, दूध का दही में परिवर्तन, या कोयले का जलना। तो रासायनिक परिवर्तन आप सभी लोग जानते होंगे कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन में अभिक्रियात्मक पदार्थों का कुल वजन उत्पादों के कुल वजन की तुलना में हमेशा समान ही होता है। ठीक है। और इसमें देखा जाए तो इसका जो एग्जाम्पल होगा लोहे का जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही में परिवर्तन, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और एक तरह से देखा है ना तो ऐसे परिवर्तन जो मतलब पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होते हैं, वो भौतिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन एक बार परिवर्तन होने के बाद से तुरंत प्राप्त नहीं होता। देखिए लोहे का जंग लगना, एक बार लोहे पे जंग लग गया तो उसे पूरा सही नहीं किया जा सकता है। दूध का दही में परिवर्तन, दूध से दही बन गया तो दही से पूरा दूध नहीं बनाया जा सकता है। बी में दिया जल का वाष्प में परिवर्तन। तो देखिए जल को वाष्प में तो परिवर्तन किया जा सकता है, पुनः वाष्प को जल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। प्रश्न संख्या 68 का है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा केंद्रक, गालिका, माइटोकांड्रिया या राइबोसोम। इसका सही आंसर होगा माइटोकांड्रिया अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगला डीएनए किस में पाया जाता है भाई? कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, केंद्रक या गालजिका है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डीएनए जो है ना केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है और ये सभी जीवित जीवों में पाया जाता है, और डीएनए आमतौर पर कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। किसमें? कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 70 कह रहा है कि जीव विज्ञान इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, चार्ल्स डार्विन ने या लैमार्क ने।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान, जीव विज्ञान है, जीव विकास है, ठीक है। जीव विकास अर्थात एवोल्यूशन को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने समझाया था। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। और चार्ल्स डार्विन को ही विकासकीय जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। और इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइंस्टीन और न्यूटन आप सभी लोग पता होगा, ये भौतिकी से जुड़े हुए वैज्ञानिक थे, न कि जीव विज्ञान से जुड़े हुए थे। और लेमार्क ने जीव विकास का उपार्जित लक्षणों के वंशागत सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो ये भी नहीं होगा। अगला है 71, लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त पार्टनर के साथ लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त पार्टनर किसके साथ रहता है? एक साथ रहते हैं, कौन कौन? कवक और बैक्टीरिया, शैवाल और वायरस, शैवाल और कवक, या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, लाइकेन शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है। किसमें? लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 72। इसको थोड़ा छोटा ही रहने दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा फट गया है, हम बोल दे रहे हैं इसको, एक बार सुन लीजिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं है लेकिन शोषण करता है? ये क्या है? हाइड्रा दिया है, मछली दिया है, केंचुआ और तिलचट्टा। तो देखिए 72 का क्या होगा? हाइड्रा। इसमें रक्त नहीं होता है लेकिन क्या है? शोषण करता है। हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु शोषण करता है। ये एक कोशिकीय प्राणी है और ये इसका संघ जो है ना, निडेरिया संघ का है। किसका? तो ये निडेरिया संघ का है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रायोफाइटा में बीजाणु मात्र कोशिका होती है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा द्विगुणित होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या सही हो जाएगा। ठीक है, ब्रायोफाइटा में बीजाणु मात्र कोशिका होती है और ये द्विगुणित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है। 74 का रहा है, निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? प्रोजेस्ट्रॉन, इंसुलिन, एड्रेलिन या मेलाटोनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेस्ट्रॉन। एक प्रमुख महिला लिंग हार्मोन है और ये प्रजनन और मासिक धर्म चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही है। 75 प्रश्न करें, एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, व्यक्ति में निम्न भाग की किसकी समस्या है? मतलब कोई व्यक्ति रंगों में विभेद नहीं कर पाता है तो आंख के उसके किस भाग में समस्या है? कार्निया में, पश्चमाभी पेशिया, कोन्स या राइट्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोन्स में। देखिए, मानव नेत्र के रेटिना में से जो कोन्स होते हैं ये प्रकाश के संवेदी कोशिकाएं हैं जो तीव्र प्रकाश में विभिन्न रंगों के पहचान के लिए उत्तरदायी होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 76 कि पचा हुआ भोजन किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? किसके द्वारा? देखिए, पचा हुआ भोजन किसके द्वारा? बक्कल कैविटी के द्वारा, बक्कल कैविटी, या जठर के द्वारा, गुदा के द्वारा, या इलियम के द्वारा। देखिए, इलियम क्या है ना, छोटी आंत मानव तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये अमाशय से प्रारंभ होकर बड़ी आंत जिसे बृहद आंत पर मतलब बृहद आंत तक होता है और छोटी आंत में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन अवशोषण होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इलियम को ही छोटी आंत कहा जाता है एक तरह से। 77 है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है? सभी लोग पता होगा। तो विटामिन डी के कमी से रिकेटस नामक, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सोफेरॉल है। क्या है? कैल्सोफेरॉल। एक प्रश्न ये भी पूछता है कैल्सोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? यह है विटामिन डी का, विटामिन फेरोल, कैल्सीफेरोल, ये विटामिन डी है। और इसी के कमी से कौन सा रोग होता है? ये सूखा रोग, रिकेटस रोग भी होता है और सूखा रोग भी होता है। अगला प्रश्न है 78, ये कह रहा है कि फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल क्या है? फिनाइल पायरुविक अम्ल, फिनाइल कार्बोक्सिल अम्ल, या फिनाइल ब्यूटेटाइन अम्ल, या फिनाइल बेंजोइक अम्ल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया एक अनुवांशिक चयापचय बीमारी, सॉरी क्या कहते हैं इसे? चयापचय, क्या बोलते हैं इसको? बड़ा क्लिष्ट हिंदी है। चयापचय बीमारी है, चयापचय बीमारी है, मतलब एक विकार है। और इस रोग में फिनाइल एलानिन
फिनाइल एलानिल हाइड्रोक्सिलिक नामक एंजाइम की कमी के कारण शरीर में फिनाइल एलानिन अमीनो अम्ल फिनाइल एनालिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन में परिवर्तित नहीं कर पाता है और इसी के फलस्वरूप फिनाइल एलानिन की मात्रा बढ़ जाती है, जो फिनाइल पायरुविक अम्ल और अन्य व्युत्पन्नों में परिवर्तित होकर मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित होता है। कुल कहने का मतलब ये है कि इसमें फिनाइल पायरुविक अम्ल इससे फिनाइल पायरुविक अम्ल उत्सर्जित होने लगता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ये इसका क्या है, सही है। 79 कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है क्या? खोखली, सरंध्री होती है, ठोस होती है या कीलक होती है? तो देखिए मनुष्य के पैर में जो लंबी हड्डियां होती हैं जैसे फीमर टिबिया, फीमर टिबिया के मध्य में खोखली, ये क्या होती हैं? खोखली होती हैं, खोखली होती हैं। और इसलिए ऑप्शन नंबर एक इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि मन पैर की हड्डियां कैसी होती हैं, तो जो लंबी हड्डियां होती हैं खोखली होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला है कौन सा हार्मोन ऑटो ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है? तो थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए थायराइड उत्तेजक हार्मोन अर्थात TSH अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। TSH क्या नाम है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोला जाता है इसको, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला है 81, प्रश्न संख्या कौन सा है, 81 है। ये कह रहा है कि शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट या कैल्शियम फास्फेट? तो देखिए शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, किसका? कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट दिया किसमें, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसी कैल्शियम सल्फेट को एक शब्द और भी कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या बोल जाता है? इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। और ये लगाने का कारण ये होता है ना कि ये जब सूखता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस सूखता है जब, तो ये सिकुड़ता नहीं है और इसी कारण टूटी हड्डियों को स्थिर रखने में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला है 82, मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव निम्नलिखित में से किस अंग में जाते हैं? फेफड़ा में, यकृत में, मस्तिष्क में या वृक्क में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए मलेरिया का परजीवी जब जो इसके सूक्ष्म जीव होते हैं जब शरीर में जाते हैं तो ये यकृत में जाते हैं और यकृत को ही क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है पड़ाव स्तंभ का उदाहरण क्या है? पड़ाव स्तंभ का उदाहरण क्या है? तो देखिए पड़ाव स्तंभ एक चपटा और हरा और गूदेदार रूपांतरित तना है। क्या है ये? गूदेदार तना है जो पत्ती की तरफ प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। और नागफनी देखा जाना तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है, और जो कि मरुस्थलीय अनुकूलन के कारण इसमें पानी की हानि को रोकने के लिए कांटों में रूपांतरित हो जाता है और ये तना का कार्य करता है, किसका कार्य करता है? पत्र प्रकलिका था ऑप्शन नंबर, पत्र प्रकलिका नहीं, सोचिए पूछा है कि पड़ाव स्तंभ का उदाहरण कौन है, इसका सही उदाहरण है नागफनी। हम पहले बोले भी थे लेकिन ध्यान नहीं है, लेकिन खैर इसका जो सही उदाहरण है नागफनी। अगला है जड़ें किस मृदा में से जल अवशोषित करती हैं? वह जड़ें किस मृदा में से जल शोषित करती हैं? वह है हाइग्रोस्कोपिक, कैपिलरी, ड्यू या आइसोलेसिटी। देखिए जड़ों की जो कोशिकाओं में खनिज लवणों की सांद्रता मिट्टी की पानी से अधिक होती है और इसे परासरण संगतता में विभिन्नता के कारण परासरण क्रिया के द्वारा कम सांद्रता मिट्टी से अधिक सांद्रता जड़ से स्वतः प्रभावित होती है। और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कैपिलरी अर्थात केशिका जल, जिसे कैपिलरी वाटर भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। 85 क्या देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा कौन सी प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रूप में वायुमंडल लौट आती है? कौन सी प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में लौट आती है? क्षयग्रस्त जीव, शोषण, प्रकाश संश्लेषण या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड शोषण और क्षय अपघटन, शोषण दिया है, शोषण और क्षय अपघटन जिसमें क्षयग्रस्त जीव भी है, दोनों प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में लौट आती है।
इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए सभी जीवित जीव जिसमें पौधे जंतु श्वसन क्रिया में CO2 छोड़ते हैं, और जब जीव मर जाते हैं ना तो उनके क्षय या अपघटन के दौरान जो सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया कवक भी श्वसन करते हैं, और ये कार्बनिक पदार्थों में बंद कार्बन को CO2 के रूप में मुक्त कर देते हैं। इसलिए क्षयग्रस्त जीव और श्वसन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, इसलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 86 पौधे अपनी जड़ों की रेशों द्वारा मिट्टी में से जल का अवशोषण करते हैं। यह कार्य किस कारण होता है? प्लाज्मोलिसिस के कारण, मृदा जल में विभिन्न आयनों में उपस्थिति कारण, या स्फीति में विभिन्नता, या परासरण सघनता में विभिन्नता। इसका सही आंसर हो जाएगा जड़ों की कोशिकाएं में जो खनिज लवणों की सांद्रता मिट्टी के पानी में से अधिक होती है, और इसे परासरण सघनता में विभिन्नता के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही हो। अगला प्रश्न है 87 मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? तो देखिए मानव शरीर में पाचन के लिए क्या दिया है, बक्कल कैविटी, जठर, यकृत या पैंक्रियाज। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जठर ग्रंथि, जठर हो जाएगा। देखिए जठर रस पाचन एंजाइमों जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अन्य पदार्थों से बना होता है, और जो पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है, और प्रतिदिन देखा जाए ना तो लगभग 3 से 4 लीटर, कितना, तो 3 से 4 लीटर जठर रस का उत्पादन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 88। अगला प्रश्न कर रहा है 88 का है निषेचन के पश्चात क्या है, प्रश्न संख्या 88 कर रहा है कि निषेचन के पश्चात बीजांड में एक कठोर आवरण विकसित होता है, या किससे विकसित होता है, पल्प से, बीज से, फल से, या झिल्ली से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बीज से। किससे विकसित होता है, तो ये बीज से विकसित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला है चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विषाणु का, कवक का, जीवाणु या शैवाल का। देखिए चाय के पत्ती के उपचार के लिए जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। ये जीवाणु पत्तियों पर मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर पत्तियों की गुणवत्ता क्या करते हैं, सुधार करते हैं, और इससे चाय का जो स्वाद होता है ना खुशबूदार, मतलब चाय का मतलब बढ़िया और खुशबूदार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है कौन सा अंतः परजीवी है, पट्टकृमि, मच्छर, चिचिड़ या जोक। तो देखिए अंतःपरजीवी वो जीवी होते हैं ना जो किसी दूसरे जीव या मेजबान के अंदर, मतलब मेजबान के शरीर के अंदर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसमें देखा जाए तो फीताकृमि जो टाप वर्म भी है, और ये जो है पट्टकृमि जिसे भी बोलते हैं, ये मनुष्य और अन्य जानवरों की आंतों में रहता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 91 का रहा है कि 11वें, हाँ 91 का रहा है कि 11वें स्टेरेड मैरिटाइम लॉन्गिस्टिक मिडिल ईस्ट इसमें क्या है भाई, हाँ इस SMLME सम्मेलन के दौरान भारतीय शिपिंग ट्रांजिशन IRS द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी। तो अच्छा पूरा नाम इसका क्या है, मतलब सिंपल में शॉर्टकट में दे दिया है SMLME, अर्थात मैरिटाइम लॉजिस्टिक्स मिडिल ईस्ट द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। तो दुबई में एक नया तकनीकी केंद्र की स्थापना, या सऊदी अरब के दम्माम में एक नए कार्यालय की शुरुआत, या यूएई में अपने 50 वर्ष पूरे करना, या हरित शिपिंग के लिए एक नई पहल का अनावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सऊदी अरब के दम्माम में एक नए कार्यालय की शुरुआत। अगला है कि 8 मई 2025 को मनाए गए विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मुख्य विषय क्या था। स्वास्थ्य के लिए रेड क्रॉस, युवाओं के लिए रेड क्रिसेंट, मानवता की जीवित रखना या आपदाओं में सहायता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मानवता को जीवित रखना। देखिए 8 मई 2025 को मनाए गए विश्व रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट दिवस का मुख्य विषय क्या था, तो मानवता को जीवित रखना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। ऑप्शन सी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है 93 भारत की पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर फाइल असेंबली लाइन FLL स्थापित करने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड
TASL ने किस यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? थेल के साथ, डसाल्ट एविएशन, एयरबस या लियोनार्डो? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एयरबस के साथ। भारत की पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर फाइनल किसके साथ समझौता किए है? एयरबस के साथ। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए एसोसिएट सदस्य के रूप में किन 2 देशों को शामिल किया गया है? तो इनमें जो शामिल किया गया है सीधे सीधे हम लोग देख लेते हैं। इसमें शामिल किया गया तिमोर लिस्ते और जाम्बिया को, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। 5 प्रश्न है इसका, थोड़ा और जल्दी करते हैं, इसको थोड़ा खत्म करते हैं, काफी टाइम हो गया इसमें। अगला करेंगे 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो इसका जो सही आंसर है ये 7वीं रैंक हासिल की है। कौन सा? 7वीं रैंक, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला है DGFT MSME क्या है? DGFT और SME मंत्रालय द्वारा निर्यातकों विशेषकर MSME की मदद के लिए लॉन्च किए गए नए प्लेटफॉर्म का नामकरण क्या है? तो इसका जो नया नाम है ये ट्रेड कंटेक्ट ई प्लेटफॉर्म, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला है 97 प्रश्न कि भारतीय सेना ने आकाश प्राइम मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया? तो इसका जो सफल परीक्षण किया है ये लद्दाख में किया है। भारतीय सेना ने अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूती प्रदान करने के लिए लद्दाख में 15,000 फीट की अधिक ऊंचाई पर आकाश प्राइम मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। कितने ऊंचाई पे? तो 15,000 फीट की ऊंचाई पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 98, ये कह रहा है कि मानसून के आगमन से पहले बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित वार्षिक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? तो बाढ़ के साथ जीना सीखें, सुरक्षित हम सुरक्षित बिहार, पुनः तैयारी, बिहार बेहतर सुरक्षा या समुदाय आधारित आपदा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, पुनः तैयारी बेहतर सुरक्षा। 99 प्रश्न कह रहा है कि नई दिल्ली में स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल द्वारा आयोजित पहले सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो इसका देखिए जो मुख्य केंद्र बिंदु था ये था सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। 100वां प्रश्न है कि सितंबर 2025 में बिहार विधानसभा ने राज्य की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 35% से बढ़ाकर कितना करने का विधेयक पारित किया? सितंबर 2025 में बिहार विधानसभा ने राज्य की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 35% से बढ़ाकर कितना करने का विधेयक पारित किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 50%, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। मतलब 50% पूरी तरह से महिलाओं के लिए आरक्षण, हालांकि अभी ये लागू नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन 50% के लिए बढ़ाया इसने। तो इसमें इतना ही था, प्रश्न संख्या 100 तक ही था और आज के लिए इतना ही। इसमें हम शुरू में हमको लगता है ज़्यादा टाइम लग गया था, लगभग काफ़ी समय लग गया। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और आने वाले दिनों में इसमें डेली वीडियो के लिए एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया जाएगा और मैं चाहूँगा कि 5-6 दिन में लगभग मतलब एक कभी कभी हो ना हो किसी दिन 2-2 सेट को सॉल्व कर लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो कमियां होगी, मैं भी कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट टीचर नहीं हूं, तो जो कमियां होगी मैं चाहूँगा कि उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दें।